हेलो फ्यूचर प्रोफेसर्स, मैं हूँ मुग्धा और आप सभी का स्वागत करती हूँ प्राणी में। स्टूडेंट्स, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोविजनल आंसर कीज आउट हो गए हैं और आई जस्ट होप आप सभी ने आंसर्स मिला लिए होंगे और अब बेधड़क लग जाइए इंटरव्यू की तैयारी में। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंटरव्यू टिप्स दूंगी जो आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों के इंटरव्यू में कारगर साबित होंगे, चाहे वो MP हो, UP हायर हो, हरियाणा हो, बिहार हो या फिर राजस्थान। कहीं भी आप दे रहे हैं इंटरव्यू तो फिर आपको इंटरव्यू टिप्स लाभदायक साबित होंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो इंटरव्यू टिप्स है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बेसिकली किस तरह का माहौल होगा और किस तरह से उस माहौल में आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह का ड्रेसिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। याद रखिए कि इंटरव्यू टेस्ट है आपके पर्सनैलिटी का, कॉन्फिडेंस का, सिंसियरिटी टुवर्ड्स जॉब का और सबसे ज़रूरी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल में दोनों ही शामिल है, वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज। आप क्या बोलते हैं, साथ ही साथ आप किस तरह से बोलते हैं, आपके हैंड जेस्चर्स क्या हैं, आपके टोन क्या है, सभी चीज़ें मायने रखेंगी। आप जब बैठे किस तरह से हैं, कॉन्फिडेंस आपका झलक रहा है कि नहीं आपके बैठने में, पहनावे में, बॉडी लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी। अब बात करते हैं कि ऑब्वियसली एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपको बारीकी से अपने हर मोमेंट को अपने नियंत्रण में रखना है। जब एंट्री ले तो मे आई कम इन बोलना है, बैठने के पहले पूछना है, आपको कॉन्फिडेंटली बैठना है, उठने के बाद थैंक यू बोलते हुए अगर थोड़ा सा दूर कर लिया था चेयर को तो थोड़ा सा टेबल की तरफ सरका देना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं ड्रेस कोड में। ऑब्वियसली ड्रेस ऐसे नहीं होने चाहिए जो तड़क भड़क दिखे, पार्टी हो या कैजुअल या किसी फंक्शन या बीच या पूल पार्टी वगैरह के ड्रेस नहीं होने चाहिए। ड्रेस आपके सिंपल, सोबर, फॉर्मल होने चाहिए, अच्छी तरह से आयरन किए हुए होने चाहिए और आपके शूज और जूती या फिर सैंडल्स पे आपको विशेष निगरानी देनी होगी। गर्ल्स सलवार कमीज, साड़ी और सिंपल मिनिमम हील के साथ या फिर जूती के साथ रह सकती हैं। बाल उनके बंधे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बॉयज पैंट शर्ट या फिर पैंट शर्ट, कोट एवं टाई के साथ और फॉर्मल जूतों के साथ होने चाहिए। कलर जो है, कलर आप वैसे तो कोई सा भी कलर आप खुद ही जान जाओगे कि कौन फॉर्मल है, कौन कैजुअल है, लेकिन फिर भी ग्रीन, ब्लू, पिंक ये सब फॉर्मल माने जाते हैं। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले तो अपने को इंट्रोड्यूस करने को बोले तो यहाँ पर आपको देखना है आप फील्ड गोल करना पसंद करेंगे हॉकी में या फिर पेनल्टी स्कोर। ऑब्वियसली पेनल्टी स्कोर करना हर कोई पसंद करेगा, तो लेकिन उसके लिए इनर सर्किल में गेंद को ले जाना ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस को आपको इस तरह से मोड़ना है कि आपको जो आप आंसर दे रहे हैं वो उसमें क्वेश्चंस फिर पूछे जा सके। जैसे आपने खुद को इंट्रोड्यूस कराया तो आप कुछ बता दो कि आपकी क्या हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ताकि उससे फिर क्वेश्चन पूछे जा सके और आप फिर मतलब आराम से स्कोर कर सकेंगे। उसके बाद आपके रिसर्च ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी ली जाएगी कि आप MSc में क्या स्पेशलाइजेशन रहा है, किस तरह से आपने अगर उसमें रिसर्च किया है तो क्या रिसर्च किया है, और अदरवाइज आपका जो PhD में रिसर्च रहा है और PhD के बियॉन्ड पोस्ट-डॉक में जो रिसर्च रहा है वो सारी डिटेल आपसे लिए जा सकते हैं। उसके लिए तो पूरी तरह तैयार रहेगा, आप अब रहना ही होगा और आपको अपने रिसर्च के बारे में पूरी तरह श्योर और कॉन्फिडेंट रहना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। जाहिर सी बात है, आप एकेडमिया में जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप एम्पैथेटिकली अच्छे से समझाने की काबिलियत रखते हों किसी भी टॉपिक को। ना सिर्फ आपके पास नॉलेज है बल्कि उस नॉलेज को इम्पार्ट करने का आपके पास तरीका भी है। तो इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा सकता है, बोर्ड और मार्कर वगैरह दिए जा सकते हैं, पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है और हो सकता है वो टॉपिक खुद ही दे, हो सकता है वो टॉपिक आप चुनें। तो बॉटनी हो या जूलॉजी, अपने पसंद का टॉपिक चुनने का मौका मिल सकता है। फोटोसिंथेसिस चुन लिया या फिर आपने चुन लिया विटामिन डी चुन लिया, तो वो आप आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप दे देंगे कि विटामिन डी जैसे अगर आपने चुना है तो
भारत एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में होने के बावजूद जो है वहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कई सारे बच्चों को रिकेट्स हो जाता है, एडल्ट्स को भी ऑस्टियोमेलासिया के प्रॉब्लम देखे गए हैं। फिर आप विटामिन डी का लिख देंगे स्ट्रक्चर, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो सेंटर में लिख के फिर फ्लो चार्ट देते हुए हड्डियों पे क्या असर है, किडनी पे क्या असर है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या असर है, इस तरह के फ्लो चार्ट एरो देकर आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट आप जो है टीचिंग के अलावा उसके बाद आप थोड़ा सा अपने दिशा में क्वेश्चंस को मोड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे विटामिन डी से पूछा जाए तो कुछ ऐसा पॉज कर देना कि फिर उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाए जो बताने में आसानी हो। जैसे कि आप बता देंगे कि मेनोपॉज के बाद थोड़ा सा महिलाओं को ये कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में विटामिन डी का महत्वपूर्ण योगदान है, वो तो हम सबको पता है। तो हो सकता है इससे पूछा जाए कि क्यों कमी हो जाती है, तो आप आराम से फिर वो क्वेश्चन जो लैंड करेगा उससे टेक ऑफ कर जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं एलाइड सब्जेक्ट्स। एलाइड सब्जेक्ट्स को विशेष ध्यान देना है क्योंकि हो सकता है उनसे जो है डिटेल्ड टाइप का कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिकल जूलॉजी से पूछा जा सकता है, तो वो उनको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ अपना जो भी सब्जेक्ट है उस पे तो उनका कमांड होगा ही होगा, लेकिन आपको और बाकी सभी को एमपी और सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से एलिनिएट नहीं करना है, उसके टच में रहिए। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से तो नहीं, लेकिन इसी तरह से तैयारी कीजिए जिस तरह से आपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी, ताकि पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो दोनों ही रेडी रहे, एमपी भी और एमपी जीके भी और बाकी अपना जूलॉजी भी। नेक्स्ट बात करते हैं मैरिड वुमेन के बारे में। ऐसे तो जो भी इस जर्नी को कंप्लीट करेंगी, इंटरव्यू स्टेज में पहुंचेंगी, वो पहले से ही काफ़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट होंगी, लेकिन कभी कभी सेल्फ डाउट हो जाता है। जैसे कि अगर आपके स्टडी में कभी ब्रेक आया हो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, तो सेल्फ डाउट थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसको आपको पूरी तरह से इग्नोर करना है, वो कोई सेल्फ डाउट का वजह नहीं है। आपको ये डर सता सकता है कि पूछा जाएगा कि इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आप एकेडमिया में वापस आ रही हैं, या आपने इतने लंबा समय ले लिया पीएचडी का, या बीएससी और एमएससी के बीच इतना गैप है, तो आपको ये डर हो सकता है कि इसका मैं क्या जवाब दूं, क्या लेजिटिमेट आंसर होगा। तो आप बोल सकते, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह के अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो सीनियर हाईली इन्फॉर्म, हाईली अवेयर्ड और हाईली लर्न प्रोफेसर्स होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। जर्नी आपने कितनी लंबी रही वो मायने नहीं रखेगा, लेकिन आपने वो जर्नी कंप्लीट की है, अपने को रोका नहीं, अपने को गिरने नहीं दिया, अपने को ख़त्म नहीं किया रास्ते में, आपने वो जर्नी कंप्लीट की है, उनके लिए ज़्यादा मायने रखेगा। तो इस तरह का पहले तो आपको सेल्फ डाउट होना नहीं चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस लैंड करेंगे आपके पास। लेकिन मान लीजिए कि अगर 1% भी चांस है कि ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, तब क्या करना है? तो आपको पूरे आराम से इस सवालों का जवाब देना है कि मैं भले ही पढ़ाई मेरी ब्रेक हुई, पर मैं हमेशा स्टडी के टच में थी। जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे उनको मैं ध्यान से देखती थी, जो भी रिसर्च न्यू हो रहे थे उसके टच में थी। मैं हमेशा फॉर्मल डिग्री नहीं ले पाई, लेकिन अपने घर पे रहकर जो भी समय बच पाता था पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद, उसे मैं यूटिलाइज करती थी। दूसरा है, पूछा जा सकता है, अगर इसके भी चांस कम है, लेकिन अगर पूछा जाए कि आप आउटसाइडर हो या आप महिला हो और आप अगर मान लो आप मेट्रो सिटी जी भोपाल इंदौर में रह रहे हो, तो आप कैसे मांडला और बुआला घाट में जाके जॉब करोगे? तो इसका भी आप जवाब दे सकती हैं कि मैंने इतने समय तक पढ़ाई की है ताकि मैं अपने नॉलेज को इम्पार्ट कर सकूं। मैं मध्य प्रदेश के किसी भी एरिया में, चूँकि ये मेरा स्टेट है या फिर ये मेरे ही देश में है, तो मैं यहाँ के किसी भी क्षेत्र में जाके काम करने के लिए स्वतः तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के जवाब से आप इंटरव्यूअर को प्रभावित कर सकते हैं। और आई जस्ट होप अब आप फिर से तैयारी में लगेंगे इंटरव्यू की। और ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।